हेलो साथियों, आज हम आपको बताएंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में करार किसे कहते हैं, करार के लक्षण एवं विशेषताएं क्या हैं। फिर हम आपको संविदा के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि समस्त संविदा तो करार होते हैं किंतु समस्त करार संविदा नहीं होते हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे। इसी वीडियो में हम आपको वैध अनुबंध के लक्षण क्या होते हैं, वैध कॉन्ट्रैक्ट यानी वैध संविदा जो मान्य है उसके क्या लक्षण होते हैं, यह भी हम आपको बताएंगे। और अनुबंध और करार में क्या अंतर है, यह भी हम आपको बताएंगे। फिर साथियों, कुछ टिप्पणियां होती हैं, जैसे शून्य करार का मीनिंग क्या है, शून्यकरणीय संविदा क्या होती है, शून्य संविदा क्या है, शून्य और शून्यकरणीय संविदा में क्या अंतर है, शून्य तथा अवैध करार में अंतर, विच्छिन्न संविदा क्या है। इन सारी बातों को हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में बने रहें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथियों, करार अंग्रेजी भाषा में एग्रीमेंट शब्द की उत्पत्ति, अंग्रेजी भाषा में एग्रीमेंट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एग्रीमेंटम से हुई है, जिसका अर्थ किसी किए गए अथवा किए जाने वाले कार्य में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के विचारों का संगठन, एकत्रीकरण तथा संयोग से है। साथियों, इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, वह यह है कि किसी भी करार या एग्रीमेंट में, करार को ठहराव भी कहते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति अपने आप में करार नहीं कर सकता है। ऐसे उदाहरण समझ लीजिए कि आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाकर के आप किसी से, जैसे सब्जी वाला है, सब्जी वाला हुआ या कोई अन्य व्यक्ति हुआ, उससे आप किसी भी सामान को लेकर के बातचीत करते हैं और सामान लेने से पहले आपस में आर्ग्यू होता है, पूछते हैं। अगर आपको लगता है कि हां हमें लेना है तो लेते हैं, वरना नहीं लेते हैं। तो साथियों, करार में क्या है, करार में दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। क्या होना चाहिए? करार में दो व्यक्ति होने चाहिए। विभिन्न विद्वानों द्वारा ठहराव अथवा करार शब्द की परिभाषा अलग अलग दी है। कुछ विद्वान जैसे विलिस्टन के शब्दों में ठहराव पारस्परिक सहमति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। साथियों, दो पक्षों में एक किसी बात को लेकर के, किसी सामान खरीदने को लेकर के किया गया करार जिसका प्रतिफल होता है। तो साथियों, इसमें जो विलिस्टन है उनका कहना यह है कि ठहराव परस्पर सहमति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, दो लोगों की सहमति के अलावा कुछ नहीं है। यानी दो लोगों की सहमति के अलावा कुछ नहीं है। किसने कहा है? यह कहा है लिविस्टन ने। चेटी ने क्या कहा है? एक प्रस्ताव जो स्वीकृत हो जाए ठहराव कहलाता है। साथियों, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रस्ताव जानना भी जरूरी है कि प्रस्ताव होता क्या है। साथियों, प्रस्ताव के बारे में अगर हम बात करें तो प्रस्ताव, भारतीय अनुबंध अधिनियम में प्रस्ताव के लिए प्रपोजल शब्द का प्रयोग किया गया है, जब अंग्रेजी राज नियम में इसके लिए ऑफर शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2A के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य को करने अथवा न करने के विषय में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरे व्यक्ति द्वारा उस कार्य को करने अथवा न करने के लिए सहमति प्राप्त हो, तो कहेंगे कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव रखा। उदाहरण के लिए, मुकेश महेश से कहता है कि क्या वह उसकी साइकिल 300 रुपए में खरीदना चाहता है। यहां मुकेश महेश से प्रस्ताव कर रहा है। जो व्यक्ति प्रस्ताव रखता है उसे प्रस्तावक अथवा वचनदाता कहते हैं, और जिस व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव रखा जाता है उसे स्वीकर्ता या वचन ग्रहीता कहते हैं।
साथियों उदाहरण बहुत अच्छा दिया है। इसमें कह रहे हैं कि मुकेश महेश से प्रस्ताव कर रहा है। कौन? मुकेश किससे कर रहा है? महेश से। क्या कर रहा है? प्रस्ताव कर रहा है। कैसा प्रस्ताव? कि मुकेश महेश से कह रहा है कि, ये जो मुकेश है किससे कह रहा? महेश से कह रहा है कि क्या हुआ है, उसकी साइकिल 300 रुपए में खरीदेगा। मुकेश के पास साइकिल है। क्या है? साइकिल है। मुकेश के पास एक साइकिल है और मुकेश अपनी साइकिल बेचना चाहता है। मुकेश ने महेश से कहा कि क्या वह उसकी साइकिल 300 रुपए में खरीदेगा। मतलब मुकेश ने महेश से कहा कि क्या वह उसकी साइकिल 300 रुपए में खरीदना चाहेगा। यहां मुकेश महेश से प्रस्ताव कर रहा है। तो ये जो मुकेश है इसने क्या किया है? प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव किया है कि भाई आप हमारी साइकिल क्या 300 रुपए में खरीद रहे हैं क्या, या खरीदना चाहते हैं क्या। अगर यहां पर महेश ने मुकेश का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, क्या कर लिया? यह जो प्रस्ताव है स्वीकार कर लिया, तो फिर यह कहलाएगा स्वीकर्ता या वचन ग्रहीता। कि मतलब प्रस्ताव, प्रपोजल कंप्लीट हो गया, प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। चाहे तो महेश मना भी कर सकता है और हां भी कर सकता है। तो प्रस्ताव का मतलब आप समझ गए होंगे। प्रस्ताव का मतलब यह होता है कि जब एक व्यक्ति अपने किसी सामान को लेकर के दूसरे व्यक्ति के सामने प्रपोजल रखता है, तो जो व्यक्ति प्रपोजल रखता है उसको प्रस्तावक अथवा वचनदाता कहा जाता है, और जिस व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव रखा जाता है उसको स्वीकर्ता या वचन ग्रहीता कहते हैं। प्रस्ताव के बारे में हम आपको डिटेल में आगे बताएंगे। तो साथियों यहां आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रत्येक वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं ठहराव कहलाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2E में परिभाषित किया गया है। इसके पहले चेटी ने भी यही कहा था कि एक प्रस्ताव जो स्वीकृत हो जाए ठहराव कहलाता है। यहां पर मुकेश ने एक प्रस्ताव रखा महेश के सामने और यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह क्या बन जाएगा? ठहराव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ठहराव बन जाएगा। साथियों भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2E में भी परिभाषा दी गई है कि प्रत्येक वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं ठहराव कहलाते हैं। साथियों इसमें प्रतिफल शब्द आया एक नया। क्या आया है? प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब क्या होता है? प्रतिफल। अब प्रतिफल का मतलब क्या होता है? देखिए साथियों, मुकेश साइकिल बेच रहा है। क्या कर रहा है? साइकिल बेच रहा है महेश को। अब यहां देखा जाए कितने में बेच रहा? 300 में। अगर मुकेश अपनी साइकिल महेश को बेचेगा तो साइकिल क्या है? महेश के लिए प्रतिफल है, और मुकेश को 300 रुपए देगा तो मुकेश के लिए 300 रुपए प्रतिफल है। तो मतलब क्या है कि प्रत्येक वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं, यानी जो भी वचन हो रहे हैं, जो भी प्रस्ताव हो रहा है, रखा जा रहा है, उसमें प्रतिफल होना आवश्यक है, और प्रतिफल एक दूसरे के लिए होते हैं। यानी मुकेश के लिए 300 रुपए प्रतिफल है और महेश के लिए साइकिल प्रतिफल है। साथियों ये हमने आपको अभी करार बताया, साथ ही साथ हमने प्रस्ताव भी बता दिया और प्रतिफल भी बता दिया। साथियों अब हम कह सकते हैं कि किसी वचन अथवा वचनों के फलस्वरूप ठहराव की उत्पत्ति होती है। यहां यह भी समझना आवश्यक है कि वचन क्या होता है। इस संबंध में धारा बी में बतलाया गया है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सम्मुख कोई प्रस्ताव रखता है और वह दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो वचन कहलाता है। अब साथियों वचन क्या है? मुकेश ने प्रस्ताव रखा, मुकेश ने प्रस्ताव रखा महेश के सामने कि भाई 300 रुपए में आप हमारी साइकिल खरीदेंगे, खरीदना चाहते हैं, और मुकेश ने यहां पर जो प्रस्ताव रखा 300 रुपए का महेश ने स्वीकार कर लिया। मुकेश ने प्रस्ताव रखा महेश के सामने
कि क्या वह उसकी 300 रुपए की साइकिल खरीदना चाहता है और महेश ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, तो ये क्या बन गया? वचन बन गया। क्या बन गया? वचन बन गया। तो साथियों वचन समझ गए होंगे, वचन का मतलब क्या है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सम्मुख कोई प्रस्ताव रखता है तो उसको क्या कहा जाता है? वचन कहा जाता है। कब होगा वचन? जब वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? जब वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए तो वह वचन कहलाता है। साथियों इस प्रकार स्पष्ट है कि ठहराव दो व्यक्तियों द्वारा की गई पारस्परिक सहमति का परिणाम है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इसमें दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। कितने व्यक्तियों का? दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। अगर हम कहें कि अकेले अपने आप में कोई करार बन जाएगा तो करार नहीं बनेगा। साथियों फिर से समझिए, हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं प्रस्ताव क्या होता है और वचन क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, ये सारी चीजें जरूरी हैं। साथियों करार के लिए जरूरी है कि दो व्यक्तियों के बीच ठहराव। करार के लिए क्या जरूरी है? दो व्यक्तियों के बीच में ठहराव। कितने? दो व्यक्तियों के बीच में, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में ठहराव यानी करार कहलाता है। जो भी बातचीत होती है दो व्यक्तियों के बीच में होती है। अब साथियों प्रस्ताव में क्या होता है? देखिए एक प्रस्ताव जो स्वीकृत हो जाए ठहराव कहलाता है। अब इस परिभाषा में कहा गया है कि ठहराव यानी करार क्या है? एक प्रस्ताव जो स्वीकृत हो जाए वह करार कहलाता है। अब बात आती है कि प्रस्ताव क्या है। जब परिभाषा में आया है कि एक प्रस्ताव जो स्वीकृत हो जाए यानी वो स्वीकृत हो जाए, स्वीकार कर लिया जाए। ये जो हम आपको बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। साथियों जो नोट करना चाहते हैं नोट भी कर लें। एक प्रस्ताव जो स्वीकृत हो जाए वो क्या कहलाएगा? करार। ये किसने कहा है? चेटी ने कहा है। अब ये जो प्रस्ताव शब्द है ये क्या है? स्वीकृत। ये क्या है? ये भी जानना जरूरी है। तो साथियों इसका हमने अभी आपको एक उदाहरण दिया कि मान लीजिए एक व्यक्ति मुकेश है। एक व्यक्ति कौन है? मुकेश ने महेश के सामने एक प्रस्ताव रखा। मुकेश ने महेश के सामने एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव किस बात का रखा? प्रस्ताव इस बात का रखा कि साइकिल कौन बेचना चाह रहा है? मुकेश। कितने में बेचना चाह रहा है? 300 रुपए में। यानी मुकेश अपनी साइकिल बेचना चाह रहा है। तो मुकेश ने महेश से कहा कि भाई आप हमारी साइकिल 300 रुपए में खरीदेंगे। तो यहां पर मुकेश ने क्या किया? प्रस्ताव रखा महेश के सामने। तो मुकेश क्या हो गया? प्रस्तावक हो गया यानी वचनदाता हो गया। और महेश मान लीजिए इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर लेता है। अगर महेश कहता है कि हां डन, हम खरीद लेंगे। क्या करेंगे? खरीद लेंगे। महेश कहता है कि मैं आपकी साइकिल 300 रुपए में खरीद लूंगा। तो यहां पर क्या माना जाएगा? कि आपका जो प्रस्ताव था वो स्वीकृत कर लिया गया। तो मुकेश क्या कहलाएगा? मुकेश कहलाएगा स्वीकर्ता या वचन ग्रहीता। तो साथियों ये प्रस्ताव हो गया। अब यही प्रस्ताव वचन कब बनता है? ये जो प्रस्ताव है ये वचन कब बनेगा? यानी वचन कब बनेगा? वचन तब बनता है जब मुकेश का प्रस्ताव महेश ने स्वीकार कर लिया कि वह 300 रुपए में खरीदेगा। तो वो क्या हो गया? वचन बन गया। क्या बन गया? वचन बन गया। अब इसमें प्रतिफल का होना आवश्यक है। तो प्रतिफल क्या है? अब जैसे मुकेश ने क्या की? साइकिल बेची किसको? महेश को 300 में। तो साथियों मुकेश के पास क्या आ रहा है? 300 रुपए आ रहे हैं। और महेश के पास क्या जा रहा है? साइकिल जा रही है। तो महेश के लिए साइकिल प्रतिफल है, मुकेश के लिए 300 रुपए प्रतिफल है। तो यह प्रतिफल हो गया। तो साथियों मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर हो गया होगा। और एक चीज और, इनके सामने जो भी ये लेन देन हुआ है, जो भी प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया गया है, यह स्वतंत्र सहमति से। यानी मुकेश ने किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला है महेश के ऊपर कि नहीं तू तो लेगा ही।
इसमें दोनों की सहमति आवश्यक है। अगर सहमति नहीं है तो वह फिर करार वैध नहीं कहलाएगा। तो साथियों, अभी हमने आपको क्या बता दिया? करार बता दिया, प्रस्ताव बता दिया, प्रस्तावक बता दिया, वचन बता दिया, प्रतिफल बता दिया। साथियों, अब हम बताएंगे आपको करार के लक्षण और विशेषताएं क्या होती हैं। करार के लक्षण और विशेषताएं क्या होती हैं, यह हम आपको बताएंगे। साथियों, करार के लक्षण, प्रत्येक करार में एक से अधिक पक्षकार होते हैं। एक व्यक्ति अपने आप में ठहराव नहीं कर सकता, करार नहीं कर सकता। समझ गए साथियों? इसमें दो व्यक्ति होना है, दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना आवश्यक है। हर करार के पहले प्रस्ताव किया जाता है, बाद में उसकी स्वीकृति दी जाती है। भाई, सामने वाला प्रस्ताव रखेगा, दूसरा पक्ष उसको स्वीकार करेगा। क्या करेगा? दूसरा पक्ष उसको स्वीकार करेगा। हमेशा दो पक्ष होते हैं। देखिए, जो करार के लक्षण हम पढ़ रहे हैं, इसमें दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। एक व्यक्ति प्रस्ताव रखेगा, दूसरा स्वीकार करेगा। क्या करेगा? दो व्यक्ति होंगे, ए और बी, ये दो व्यक्ति हैं। ठीक, अकेले अपने आप में स्वीकार, मतलब अकेले अपने आप में करार नहीं होगा। हर करार के पहले प्रस्ताव किया जाएगा, यानी कोई भी करार होगा, करार के पहले ए बी को प्रस्ताव रखेगा कोई भी चीज के लिए, और बी उसको स्वीकार करेगा, तब फिर वह वचन कहलाएगा। और ये जो आपस में दो व्यक्तियों द्वारा परस्पर सहमति की जाती है, उसी का परिणाम करार है। तो साथियों, तीसरी कंडीशन है, प्रत्येक वैध ठहराव का उद्देश्य आपस में वैधानिक संबंध स्थापित करना होता है। यानी जो इनके बीच में करार हो रहा है, कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए, अवैध करार नहीं होना चाहिए। चौथा है, ठहराव में यानी करार में प्रस्तावक और स्वीकर्ता दोनों का एक ही मत होता है। साथियों, जो प्रस्तावक है और जो स्वीकार कर रहा है, उनका एक ही मत होता है कि हाँ, वो एग्री है लेने के लिए और वो देने के लिए। नंबर 5वां है, प्रस्ताव, जो प्रस्ताव रखता है उसको प्रस्तावक बोलते हैं, और जो स्वीकृत करता है, जो उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करता है, उसको स्वीकृत करता कहते हैं। दोनों की सहमति स्वतंत्र होती है, यानी बिना किसी दबाव के सहमति होती है। नंबर 6वां है, करार वैध तभी होगा जब दोनों पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता हो। साथियों, क्षमता हो, क्षमता के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। क्षमता यानी कि वो उस करार को करने में सक्षम हो। 7वां है, करार में बिना वैधानिक औपचारिकताओं का पालन किए उसे परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। यानी जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो जरूरी हैं, अगर वो नहीं की गई हैं तो फिर वह करार वैध नहीं माना जाएगा। साथियों, ठहराव में अवैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य होने पर ठहराव व्यर्थ हो जाता है। अगर अवैध प्रतिफल और अवैध उद्देश्य होता है करार का, तो फिर वही करार व्यर्थ हो जाता है। तो साथियों, अभी हमने आपको करार समझा दिया, करार के लक्षण बता दिए क्या होते हैं। अगर फिर भी आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके अपनी बात रख सकते हैं, या कोई नई बात आप बताना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथियों, अब हम पढ़ेंगे संविदा यानी अनुबंध से क्या आशय है और वैध अनुबंध के लक्षण कौन से हैं। ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथियों, व्यवसायिक विधि की मुख्य आधारशिला अनुबंध है। व्यवसायिक विधि यानी बिजनेस लॉ, उसका जो मुख्य आधारशिला क्या है? अनुबंध है। सभी व्यवसायिक क्रियाकलाप दो पक्षकारों के मध्य ठहराव से उत्पन्न होते हैं। अब देखिए साथियों, अब कह रहे हैं कि जितने भी अनुबंध हैं वो कैसे उत्पन्न हो रहे हैं? करार से उत्पन्न हो रहे हैं। किससे उत्पन्न हो रहे हैं? करार से उत्पन्न हो रहे हैं। साथियों, जब दो पक्षकारों के मध्य ठहराव होता है तो ही फिर अनुबंध बनता है। वैधानिक ठहराव अनुबंध का रूप ले लेते हैं। अनुबंध की
प्रामाणिकता से ही वैधानिकता का सृजन होता है। अगर अनुबंध वैधानिक है तो ही वो मान्य होगा, अन्यथा नहीं। अतः अनुबंध को बहुत अच्छी तरह से समझना आवश्यक है। इस संबंध में विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार रखे हैं, अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। प्रोफेसर लीक कहते हैं कि वैध अनुबंध के स्रोत के रूप में ठहराव किसी एक पक्ष को कुछ कार्य करने के लिए बाधित करता है, जबकि दूसरा उसे परिवर्तनीय कराने हेतु वैधानिक अधिकार रखता है। साथियों, जो करार है उस करार को कराने के लिए दूसरा पक्ष वैधानिक अधिकार रखता है, तो इस प्रकार का जो करार होता है वो अनुबंध कहलाता है। विद्वान सालमन कहते हैं, अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न करता है तथा उन दायित्वों को परिभाषित करता है। साथियों, अनुबंध एक ऐसा करार है। साथियों, फिर यहां समझिए ऐसे, जैसे अनुबंध क्या है? ऐसा करार। कैसा करार? एक ऐसा करार है। और करार में क्या रहता है? इस करार में क्या क्या शामिल है? दो पक्षकार शामिल है करार में। करार में क्या शामिल है? दो पक्षकार। दो पक्षकार शामिल हैं और इन दो पक्षकारों में एक के द्वारा बी के समक्ष प्रपोजल रखा जाएगा, बी उसको स्वीकार करेगा। तो जब बी स्वीकार करेगा तो यहां पर दोनों की जिम्मेदारी होगी। क्या जिम्मेदारी होगी? कि मान लीजिए ए साइकिल बेच रहा है बी को, ए बाइक बेच रहा है बी को, तो बी की भी जिम्मेदारी है कि उसका पेमेंट करें और ए की भी जिम्मेदारी है कि उसका रजिस्ट्रेशन बी के नाम करे। तो साथियों, अनुबंध एक ऐसा ठहराव है सालमन के अनुसार जो पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न करता है तथा उन दायित्वों को परिभाषित करता है। अब भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2H क्या कहती है? 2H, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2H क्या कहती है? 2H कहती है, कानून का परिवर्तनीय ठहराव ही अनुबंध कहलाता है। कानून का परिवर्तनीय मतलब जो कानूनन सही है, विधि द्वारा परिवर्तनीय करार ही क्या कहलाता है? अनुबंध कहलाता है। ऐसा नहीं कि उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अगर उस चीज वो लीगल नहीं है तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। अगर लीगल है तो आप सामने वाले को बाध्य कर सकते हैं उस करार को पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो वैध करार है। साथियों, हमने आपको अनुबंध यानी संविदा के बारे में बता दिया। क्या होता है आप समझ गए होंगे कि दो पक्षकार आपस में करार करते हैं। करार क्या होता है? करार का मतलब यह होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखता है और बी व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकृत कर लेता है, और वह भी स्वीकृत कैसे करता है? स्वतंत्र सहमति से। तो ऐसी स्थिति में उनके बीच क्या बन जाता है? वचन बन जाता है, और यही क्या कहलाता है? करार कहलाता है। क्या कहलाता है? करार कहलाता है। अब साथियों, हम आपको बताएंगे वैध अनुबंध के लक्षण कौन कौन से हैं। धारा 2H तथा धारा 10 के विश्लेषण के आधार पर एक वैध अनुबंध होने के निम्नलिखित लक्षण होना अनिवार्य है। यदि किसी ठहराव में इन लक्षणों में से किसी का भी अभाव होगा तो वह एक वैध अनुबंध नहीं होगा। क्या होगा? वैध अनुबंध नहीं होगा, यानी कि लीगल अनुबंध नहीं होगा। साथियों, इसमें पहला है करार यानी ठहराव, प्रस्ताव और स्वीकृति। प्रस्ताव और स्वीकृति का होना। कोई भी करार, उसमें प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों चीजों का होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों चीजों का होना आवश्यक है। कैसे? वैध ठहराव मतलब क्या है? देखिए, करार यानी ठहराव एक ही बात है। कई जगह आपको ठहराव लिखा मिलेगा, कई जगह आपको करार लिखा मिलेगा, तो दोनों एक ही शब्द हैं। वैध अनुबंध के लिए सबसे पहला आवश्यक लक्षण पक्षकारों के मध्य करार होना चाहिए। जो भी पक्षकार हैं, दो पक्षकार हैं ए और बी, इनके बीच क्या होना चाहिए? करार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? करार होना चाहिए।
करार प्रस्ताव तथा स्वीकृति से मिलकर बनता है। अब ये जो आपका करार है इसमें क्या क्या शामिल है? प्रस्ताव और स्वीकृति शामिल है। क्या शामिल है? प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों शामिल है, तब जाके वो करार बना है। धारा 2A देखिए, भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 2A यानी 2A में प्रस्ताव को बताया गया है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने अथवा न करने के विषय में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि उस व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने अथवा न करने के विषय में प्राप्त हो, तो कहेंगे कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव रखा। जो व्यक्ति प्रस्ताव रखता है उसे वचनदाता, और जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा जाता है उसे वचन ग्रहीता कहते हैं। साथियों, आप समझ गए होंगे, हमने पहले भी आपको प्रस्ताव के बारे में बताया है। साथियों, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी इच्छा प्रकट करता है। वो कहता है कि मैं भाई अपनी 4 व्हीलर, अपना घर बेचना चाहता हूं। ए ने बी के सामने अपनी इच्छा प्रकट की कि वह अपना घर बेचना चाहता है 10 लाख रुपए में। अगर बी इस चीज को स्वीकार कर लेता है या मना भी कर सकता है, दोनों चीजें हैं। अगर स्वीकार कर लेता है तो क्या माना जाएगा? प्रस्ताव उसने स्वीकृत कर लिया। और जब प्रस्ताव स्वीकृत हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? वो वचन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वचन कहलाएगा। क्या बन जाएगा? वचन बन जाएगा। साथियों, स्वीकृति क्या है? धारा 2B, स्वीकृति धारा 2B में बताई गई। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 2B में स्वीकृति को बताया गया है। जब किसी व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव रखा जाता है, जब वह उस पर अपनी सहमति प्रकट कर देता है, तो कहेंगे कि प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है। ए ने बी के सामने प्रस्ताव रखा कि उसका मकान वह 10 लाख रुपए में खरीद ले। यहां पर बी ने अपनी स्वीकृति प्रकट कर दी, यस या नो, और जैसे ही अपनी स्वीकृति प्रकट कर दी यानी कि उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया या इनकार कर दिया, उसके बाद ही वचन बनेगा, जो कि 2B में दिया हुआ है। साथियों, ये पहला लक्षण हो गया, करार होना चाहिए। भाई, वैध अनुबंध के लिए जरूरी क्या है? करार का होना। दूसरा है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। क्या होनी चाहिए? पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। अब यहां क्षमता से मतलब क्या है? साथियों, भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसकी धारा, भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 11 धारा 11 में क्षमता के बारे में बताया गया है कि कैसी क्षमता होनी चाहिए। साथियों, पहली कंडीशन यह है कि जो भी दो व्यक्ति है करार कर रहे हैं, दोनों की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। कितनी हो? दोनों की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। कितनी उम्र हो? दोनों की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप यहां नहीं समझ पाए इस बात को, तो साथियों आगे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इन्हीं सारी बातों को लेकर के हमें आगे भी चलना है। साथियों, क्षमता में बताया गया है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। साथियों, ए और बी, यहां ए और बी है, ये क्या है? पक्षकार है। इनके बीच क्षमता होनी चाहिए। धारा 11 क्या कह रही है? धारा 11 कह रही है कि अनुबंध करने योग्य हो। कौन कौन से ऐसे गुण है जो होना चाहिए? पहली कंडीशन है वयस्क होना। क्या होना? पहली कंडीशन क्या है? वयस्क होना। वयस्क का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी दोनों पक्षकार ए और बी, ये जो पक्षकार हैं ए और बी, ये दोनों पक्षकारों की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन स्वस्थ मस्तिष्क,
यानी जो ए और बी दो पक्षकार हैं, ए पक्षकार और बी पक्षकार, दोनों ही स्वस्थ मस्तिष्क यानी पागल नहीं होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना जरूरी है, धारा 11 कहती है। साथियों, तीसरी कंडीशन है कि अनुबंध करने के अयोग्य घोषित ना किया गया हो। इन्हें, ये जो दोनों पक्षकार हैं, इनको अयोग्य घोषित ना किया गया हो कि यह दोनों पक्षकार करार नहीं कर सकते हैं। और विदेशी शत्रु, राजदूत, विदेशी शत्रु और राजदूत करार नहीं कर सकते हैं। जो विदेशी शत्रु होते हैं, जिनसे हमारे देश की दुश्मनी है, वो करार नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, ये क्षमता हो गया। अब हम बताएंगे पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। अब देखिए, पक्षकार कौन है? दो ही पक्षकार हैं या दो से अधिक पक्षकार भी हो सकते हैं, लेकिन सबके बीच सहमति कैसी होगी? स्वतंत्र होगी, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा। ए और बी दो पक्षकार हैं और इन दोनों पक्षकारों के मध्य जो सहमति है वो कैसी होगी? स्वतंत्र होगी, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार उस करार को कर रहे हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सहमति उस समय कही जाती है जब वे एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होते हैं। सहमति स्वतंत्र उसी दिशा में कही जाती है जब वह सहमति स्वतंत्र कब कही जाएगी? जब वह धारा 13 में बताया गया है स्वतंत्र सहमति के बारे में, और यह भी बताया गया है कि जब वह सहमति धारा 15 यानी उत्पीड़न, बिना किसी उत्पीड़न के प्राप्त की गई है। धारा 16 कहती है अनुचित प्रभाव दबाव बनाकर प्राप्त ना की गई हो। और यह जो सहमति है धारा 17 कहती है कि ये जो सहमति है कपट से नहीं प्राप्त की गई हो। जैसे कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक एफिडेविट बनाते हैं, उस एफिडेविट के नीचे एक ब्लैंक कागज रख लेते हैं, साइन करवाते करवाते धोखे से उस कागज में भी साइन करवा लेते हैं। तो इस प्रकार से जो भी साइन या जो करार किया जाएगा कपट पूर्वक, वह ऐसा माना जाएगा कि स्वतंत्र सहमति से करार नहीं किया गया है, यानी कि उस दिशा में यह माना जाएगा कि सहमति स्वतंत्र नहीं है। उसके बाद है मिथ्या वर्णन। धारा 18 क्या कहती है? धारा 18 कहती है मिथ्या वर्णन, झूठा वर्णन करके आप सहमति ले रहे हैं, आपके पास वो चीज है नहीं है लेकिन आप उस चीज को बता रहे हैं मिथ्या वर्णन करके। 5वां है धारा 21। धारा 21 कहती है गलती से, धोखे से आपने कोई करार करा लिया है, साइन करा लिए हैं, तो वह भी स्वतंत्र सहमति वाले करार नहीं कहलाएंगे। तो साथियों फिर से समझिए, धारा 13 में दिया गया है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सहमति उस समय कही जाती है जब एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत हो, यानी कि दोनों ही जब सहमति कर रहे हो तो धारा 11 की पालना कर रहे हो। धारा 11 की पालना कैसे? कि वयस्क हो, स्वस्थ मस्तिष्क की स्थिति में हो और उनके साथ किसी प्रकार का धोखाधड़ी ना की गई हो। और कब स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी? अगर ऐसी सहमति धारा 15 उत्पीड़न से प्राप्त की गई है, धारा 16 अनुचित प्रभाव से प्राप्त की गई है, धारा 17 कपट से प्राप्त की गई है, धारा 18 मिथ्या वर्णन से प्राप्त की गई है, धारा 21 गलती से प्राप्त की गई है, तो वह वैध अनुबंध नहीं कहलाएगा। इन सारी कंडीशनों को अलग करना जरूरी है वैध अनुबंध के लिए। मतलब धारा 13 में जो बताया गया है कि 15, 16, 17, 18, 21 के तहत जो अनुबंध हो रहा है वह वैलिड अनुबंध नहीं है। साथियों अब पॉइंट नंबर 4 लक्षण है
न्यायोचित प्रतिफल तथा उद्देश्य। प्रतिफल तथा उद्देश्य कैसा होना चाहिए? न्यायोचित होना चाहिए, न्याय उचित होना चाहिए। एक वैध अनुबंध के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है। साथियों, कोई भी अनुबंध हो रहा है, कोई भी अगर अनुबंध हो रहा है तो उसमें प्रतिफल का होना आवश्यक है। अगर उस अनुबंध में प्रतिफल नहीं है तो वह वैध अनुबंध नहीं कहलाएगा। अब साथियों, प्रतिफल क्या है? प्रतिफल हम आपको पहले ही बता चुके हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं। ए और बी, ए और बी है, ये क्या है? पक्षकार है। ठीक, इनके मध्य करार हुआ और करार जब हो गया है तो उस करार में क्या होगा? प्रतिफल अवश्य होता है। कैसे? ए ने बी को कार सेल करने के लिए प्रस्ताव रखा कि भाई हम 5 लाख में कार बेचेंगे। बी ने इसको स्वीकार कर लिया। तो ये जो कार है, देखिए, ए के पास कार थी, वो किसके पास चली जाएगी? बी के पास। बी के पास कैश है, वो किसके पास आ जाएगा? ए के पास। तो यहां पर कार बी के लिए प्रतिफल है और रुपए ए के लिए प्रतिफल है। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि धारा 23 के अनुसार, धारा 23 में बताया गया है कि निम्नलिखित दशाओं में लिया गया प्रतिफल न्यायोचित नहीं है, अतः वैध भी नहीं है। इसके अतिरिक्त निम्न दशाओं में लिया गया प्रतिफल तथा उद्देश्य अवैध माना जाएगा। नंबर 1, जब वह राज नियम द्वारा वर्जित हो, जब वह इस प्रकार का हो कि यदि अनुमति दे दी जाए तो वह किसी राज नियम की व्यवस्थाओं को निष्फल कर दे, जब वह कपट में हो, या जब उससे किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर अथवा संपत्ति की हानि पहुंचे, या जब न्यायालय उसे अनैतिक अथवा लोक नीति के विरुद्ध मानता हो। साथियों, जो प्रतिफल है, जो प्रतिफल मिल रहा है वह इस प्रकार का हो जो कि व्यवस्थाओं को निष्फल कर दे, कपट में हो, या इस प्रकार का हो जिसे न्यायालय अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध मानता हो। जैसे मान लीजिए कि भाई हमने बी को कार दी और बी से कहा कि आप इस व्यक्ति का मर्डर कर दो। तो यहां पर जो बात हो रही प्रतिफल की, तो ये एक प्रकार से अवैध करार ही कहलाया जाएगा। तो साथियों, जो प्रतिफल है वो न्यायोचित होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि ए ने 5 लाख रुपए की कार बी के सामने प्रस्ताव रखी सेल करने की और बी ने दबाव बना के मान लीजिए 1000 रुपए ही दिए या कुछ रुपए दिए और ले ली, और फिर वो जबरदस्ती उसमें साइन करवा लिए। जो प्रतिफल है, प्रतिफल ऐसा होना चाहिए जो न्यायोचित हो, अनुचित प्रतिफल नहीं होना चाहिए। और जो प्रतिफल है वो लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, ना ही अनैतिक होना चाहिए, और ना ही कपट में तरीके से लिया जाना चाहिए, और ना ही प्रतिफल ऐसा होना चाहिए जिसमें कि शरीर तथा संपत्ति की हानि पहुंचाए। ऐसा प्रतिफल नहीं होना चाहिए कि जिससे शरीर और संपत्ति की हानि पहुंचाई जाए। तो अगर इस प्रकार का कोई प्रतिफल है करार में तो वह फिर अवैध माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अवैध माना जाएगा। धारा 23 में स्पष्ट किया गया है। साथियों, पॉइंट नंबर 5वां है अवैध अनुबंध के लक्षण में व्यर्थ घोषित ठहराव। वैध अनुबंध होने के लिए यह भी आवश्यक है कि राजनियम द्वारा व्यर्थ घोषित न किया गया हो। मतलब जो अनुबंध है वह ऐसा होना चाहिए, जो राजनियम है, जो नियम बना है उसमें उस अनुबंध को अवैध घोषित न किया गया हो। भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार निम्न करार स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित हैं। कौन कौन से ऐसे करार हैं जिनको व्यर्थ यानी अवैध घोषित किया गया है, जो मान नहीं है? पहली चीज, अनुबंध करने के अयोग्य पक्षकारों द्वारा किया गया अनुबंध। धारा 11 जो हमने अभी आपको बताई क्षमता, धारा 11 की पालना अगर नहीं की गई है, धारा 11 को ध्यान में रख करके अनुबंध नहीं किया गया है, तो वह ऐसा अनुबंध व्यर्थ माना जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि दोनों पक्षकारों की गलती के आधार पर किया गया ठहराव, धारा 20 में बताया गया है। नंबर 3, विवाह में रुकावट डालने वाला ठहराव, यानी धारा 26। धारा 26 में जो बताया गया है, देखिए धारा 20, धारा 26 और धारा 11 ये इसमें समाहित है। धारा 11 में क्षमता होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, अगर नहीं है तो ठहराव नहीं माना जाएगा, करार नहीं माना जाएगा। उसके बाद
20 में बताया गया है कि दोनों पक्षकारों की गलती के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। फिर बता रहे हैं कि धारा 26 विवाह में रुकावट डालने वाला ठहराव, विवाह में रुकावट डालने वाला ठहराव नहीं होना चाहिए, व्यर्थ घोषित है। फिर धारा 27 में व्यापार में रुकावट डालने वाला ठहराव भी अवैध है। धारा 27 व्यापार में कि भाई हम तुमको इतने रुपए देंगे, उसकी दुकान ना चलने पाए, उसकी दुकान के सामने बम फोड़ देना, इस प्रकार के जो करार होते हैं वो अवैध हैं, वो अपराध की श्रेणी में आते हैं। बाजी लगाने के रूप में किए गए ठहराव धारा 30 में बताया गया है बाजी लगाने वाले किए गए ठहराव। और धारा 56 असंभव कार्य 56, धारा 56 में ऐसे करार जो असंभव है, जो संभव ही नहीं है, कि भाई ताजमहल बेचने का आपने करार करा दिया जो कि आप बेच ही नहीं सकते। तो इस प्रकार के कुछ करार जो व्यर्थ घोषित किए गए हैं वो नहीं होने चाहिए, यानी कि राज नियम द्वारा जिनको व्यर्थ घोषित किया गया है उस प्रकार के करार नहीं होने चाहिए। अगर इस प्रकार के करार हैं तो पहले ही वह व्यर्थ माने जाएंगे, यानी कि वैध अनुबंध नहीं कहलाएंगे। साथियों, पॉइंट नंबर 6वां है लिखित तथा रजिस्टर्ड होना। ठहराव का लिखित तथा रजिस्टर्ड होना जरूरी है। किसी अनुबंध के वैध होने के लिए अंतिम आवश्यक लक्षण यह है कि वह लिखित तथा साक्षी द्वारा प्रमाणित हो। साथियों, आपने देखा होगा कि आप कोई भी करार करते हैं तो उसमें 2 साक्षियों के हस्ताक्षर होते हैं। वो इसीलिए ताकि यह क्लियर हो कि जब करार किया गया तो 2 पक्षकारों के अलावा 2 गवाहों के सामने भी इस प्रकार का करार किया गया था। जैसे ए और बी ये पक्षकार हो गए, इनने करार किया लिखित में, और किसके सामने किया? गवाह के सामने, उसमें गवाहों के दस्तखत होते हैं। तो साथियों, इसमें जरूरी क्या है? लिखित तथा साक्षी द्वारा प्रमाणित हो तथा रजिस्टर्ड हो। क्या हो? रजिस्टर्ड हो, या भारत में प्रचलित किसी विशेष अधिनियम द्वारा ऐसा किया जाना अनिवार्य हो। रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड का मतलब होता है जैसे रजिस्ट्री करवाई जाती है, इसी प्रकार अनुबंध का भी रजिस्ट्रेशन करवाया जाना चाहिए। वो उसके लिए भी एक प्रक्रिया होती है रजिस्टर्ड करवाने की, उसका पालन किया जाना चाहिए। साथियों, उदाहरण के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार अचल संपत्ति के कुछ निश्चित मूल्य से अधिक के विक्रय अनुबंधों का लिखित तथा रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं, उस संबंध में हम आपको अलग से बताएंगे, जिसमें कहा गया है कि अनुबंधों का, विक्रय अनुबंधों का लिखित तथा रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। यानी जो भी विक्रय अनुबंध बन रहे हैं वो लिखित तथा रजिस्टर्ड होना जरूरी है। साथियों, ये हमने आपको बता दिया वैध अनुबंध के लक्षण। अब हम आपको बता देते हैं समस्त संविदा तो करार होते हैं, यानी जो संविदाएं हैं, जितनी भी संविदाएं कब हो रही? करार के बाद। किंतु समस्त करार संविदा नहीं होते हैं, इस बात पर हम फोकस करेंगे, इस बात को हम आपको समझाएंगे। साथियों, अभी तक आप समझ गए होंगे करार और अनुबंध क्या होता है, और अब आपको यहां हम बता देते हैं कि साथियों देखिए, करार जब कंप्लीट हो जाता है, वैध होता है, तभी वह संविदा का रूप लेता है। देखिए साथियों, पहले करार होगा। करार कैसे होता? 2 पक्षकारों के मध्य, ठीक साथियों, और संविदा होती है बाद में, और जो संविदा होंगी इसमें करार होता ही होता है। जरूरी नहीं है कि सभी करार यहां तक आ पाए। कहां तक आ पाए? संविदा तक। जो हमने आपको वैध अनुबंध के लक्षण बताए हैं, उन लक्षणों में इस करार को फिट बैठना चाहिए। अगर यह करार पूरी तरीके से उन लक्षणों के अंतर्गत आता है जो अनुबंध के लक्षण है, तो फिर वह संविदा यानी अनुबंध हो जाएगा, अन्यथा वह करार संविदा नहीं बन पाएगा। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2H के अनुसार प्रत्येक ऐसा करार जो राज्य नियम द्वारा प्रवर्तनीय है अनुबंध कहलाता है। सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, सभी अनुबंध करार होते हैं, किंतु सभी
करार अनुबंध नहीं होते हैं। इसके लिए जरूरी है करार और अनुबंध को समझना, वो हम आपको समझा चुके, फिर से हम समझाई दे रहे हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2H के अनुसार प्रत्येक ऐसा करार जो कि राज्य नियम द्वारा परिवर्तनीय होता है अनुबंध कहलाता है। अनुबंध क्या है? ऐसा करार जो राज्य नियम द्वारा परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय कब होगा? जब उसे व्यर्थ घोषित नहीं किया गया है और जब वह उन वैध लक्षणों को पूरा करेगा जो अनुबंध के लिए जरूरी है। कौन कौन से वैध लक्षण हैं? करार प्रस्ताव स्वीकृति क्षमता होनी चाहिए पक्षकारों के अनुबंध करने की, पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति, न्यायोचित प्रतिफल तथा उद्देश्य हो, स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव ना हो और ठहराव का लिखित तथा रजिस्टर्ड होना, यह जरूरी है। अब ठहराव से यानी करार से क्या आशय है? भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2E के अनुसार प्रत्येक वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे का प्रतिफल हो करार कहलाता है। वचन कब बनता है? जब प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो वचन बनता है और इस वचन को करार कहा जाता है। इस प्रकार अनुबंध और करार की उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अनुबंध एक करार होता है परंतु करार एक अनुबंध नहीं होता है। अनुबंध की आधारशिला करार होती है परंतु करार की आधारशिला अनुबंध नहीं होती है। एक करार को अनुबंध उसी समय कहा जा सकता है जब वह राज्य नियम द्वारा परिवर्तनीय हो, जबकि करार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह राज्य नियम द्वारा परिवर्तनीय हो। इस प्रकार प्रत्येक अनुबंध में करार होते हैं और केवल वे ही करार अनुबंध होते हैं जो कि राज्य नियम द्वारा परिवर्तनीय होते हैं। वे करार जो राज्य नियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं केवल करार मात्र ही होते हैं। इस तरह के करार राजनैतिक, सामाजिक या पारिवारिक हो सकते हैं। साथियों, जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, जो राज्य नियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, इस प्रकार के करार अनुबंध नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, मोहन राकेश को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करता है तो यह दोनों के बीच एक ठहराव ही होगा और ऐसा ठहराव सामाजिक है ना कि वैधानिक। साथियों देखिए, ठहराव, भोजन के लिए ठहराव, मोहन ने राकेश से कहा कि भाई आप हमारे घर खाना खाने चलो। मोहन ने राकेश से कहा कि आप हमारे घर खाने के लिए आमंत्रित हैं और राकेश ने मोहन का यह प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया तो वचन कहला गया और जब वचन कंप्लीट हुआ तो करार हो गया। तो इस प्रकार का करार विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह सामाजिक करार है। क्या है? सामाजिक करार है। यदि मोहन राकेश को भोजन नहीं कराता तो रमेश को यह अधिकार नहीं है कि वह उसे होने वाले कष्ट और असुविधा के लिए मोहन से क्षतिपूर्ति मांगे। अगर यहां मोहन ने राकेश को इनवाइट किया खाने के लिए और राकेश आ गया और दोनों ने खाना खा लिया, यहां क्या हो गया? करार कंप्लीट हो गया। अगर मान लीजिए मोहन ने राकेश को इनवाइट किया और फिर बाद में बोल दिया कि भैया खाना का प्रोग्राम कैंसिल, मोहन ने राकेश से कहा कि भैया 8 बजे खाना खाएंगे, राकेश ने अपने घर में बोल दिया कि हमारा खाना मोहन के घर में है, राकेश के घर में खाना भी नहीं बना और 10-11 बजे रात को मोहन कह रहे हैं कि भैया खाना कैंसल। तो यहां पर राकेश इसके लिए क्लेम नहीं कर सकता मोहन के ऊपर कोई भी दावा वादा प्रस्तुत नहीं कर सकता, यानी कि अपनी क्षतिपूर्ति की मांग नहीं कर सकता। तो स्पष्ट है कि ऐसे करार जिनमें की क्षतिपूर्ति की मांग की जा सकती है वो वैध अनुबंध होते हैं। तो इस प्रकार का जो अनुबंध मोहन और राकेश के बीच में हुआ ये सामाजिक कहला गया, सामाजिक करार कहला गया। क्या कहला गया? सामाजिक करार कहला गया। तो साथियों, करार तो हो सकता है लेकिन करार अनुबंध तक पहुंचने के लिए, संविदा तक पहुंचने के लिए विधि द्वारा परिवर्तनीय होना जरूरी है, यानी कि कोर्ट में चैलेंजेबल हो, उस पर क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं अगर वो पूरा ना हो। इस प्रकार के जो करार हैं
वही अनुबंध है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। परंतु यदि ठहराव दापत के संबंध में ना होकर किसी मकान या वस्तु के क्रय विक्रय के संबंध में होता तो यह उन दोनों के बीच अनुबंध होगा, क्योंकि वह ठहराव राज नियम द्वारा परिवर्तनीय कराया जाएगा। यही अगर भवन के क्रय विक्रय से संबंधित होता, क्रय विक्रय से संबंधित होता, ये जो करार है मोहन और राकेश के बीच में करार भवन के क्रय विक्रय से संबंधित होता, तब तो वह विधि द्वारा परिवर्तनीय होता और वैध अनुबंध होता। इस प्रकार करार को अनुबंध बनाने के लिए दायित्व का होना आवश्यक है, और यह दायित्व वैधानिक दायित्व होना चाहिए, ना कि सामाजिक दायित्व। यदि कोई करार वैधानिक दायित्व उत्पन्न करता है तो वह अनुबंध हो जाता है, और यदि वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं करता है तो केवल करार ही रहता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सभी अनुबंध होते हैं, सभी अनुबंध क्या होते हैं? करार होते हैं। जो दो लोगों के बीच में अनुबंध हो रहे हैं सभी अनुबंध करार होते हैं, किंतु सभी करार अनुबंध नहीं होते हैं। क्लियर हुआ साथियों? अब हम आपको आगे बताएंगे इन दोनों में। यह बात स्पष्ट समझ लेना आवश्यक है कि करार तभी वैधानिक दायित्व उत्पन्न कर सकते हैं जबकि वे व्यक्तियों द्वारा किए जाएं और अनुबंध करने की क्षमता रखते हों। करार कैसे हो? व्यक्तियों द्वारा किए जाएं और वह करने की क्षमता रखते हों, उनकी सहमति स्वतंत्र रूप से ले ली जाए, प्रतिफल एवं उद्देश्य वैधानिक हो, वे इसे अधिनियम के अंतर्गत स्पष्टता व्यर्थ घोषित नहीं किए गए हों, लिखित साक्षी द्वारा प्रमाणित या रजिस्टर्ड हों। इस प्रकार के अगर करार किए जाते हैं तो वो अनुबंध कहलाएंगे। साथियों, ये हमने आपको समस्त संविदा यानी समस्त अनुबंध तो करार होते हैं, किंतु समस्त करार संविदा नहीं है, स्पष्ट कर दिया। अब हम अनुबंध और करार में क्या अंतर है आपको बताएंगे। साथियों, हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जितनी सरल भाषा में हो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो को लाइक भी करना है आपको, वीडियो को शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है। साथियों, अब अंतर है किसमें? अनुबंध और करार में अंतर। अनुबंध और करार, इन दोनों में अंतर हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इन दोनों में अंतर, अनुबंध और करार में अंतर पढ़ रहे हैं। साथियों, अंतर की शुरुआत हम करेंगे परिभाषा से। पहला अंतर क्या है? परिभाषा। अनुबंध एक ऐसा करार है जिसे राजनियम द्वारा परिवर्तनीय कराया जा सकता है, यानी परिवर्तनीय होना जरूरी है राजनियम द्वारा। जबकि इसमें क्या कह रहे हैं? प्रत्येक वचन तथा वचनों का समूह जिसमें एक वचन दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं ठहराव कहलाते हैं। यहां पर वचन प्रतिफल होते हैं वो ठहराव कहलाते हैं। साथियों, ये अनुबंध के बारे में 2H में परिभाषा दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और करार के बारे में 2E में परिभाषित किया गया है। साथियों, ये जो अनुबंध है इनकी प्रकृति कैसी है? क्या इनको चैलेंज किया जा सकता है अनुबंध को? यानी कि ये वैधानिक होते हैं। क्या होते हैं? वैधानिक होते हैं। और ये क्या होते हैं? वैधानिक और अवैधानिक दोनों हो सकते हैं। वैधानिक और अवैधानिक दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? वैधानिक और अवैधानिक दोनों हो सकते हैं। साथियों, तीसरा अंतर है क्षेत्र। इसका क्षेत्र ठहराव की अपेक्षा संकुचित होता है, यानी करार की अपेक्षा जो अनुबंध का क्षेत्र है ये सीमित होता है। वैध करार ही अनुबंध बन पाएंगे, यानी सीमित क्षेत्र होता है। और इसका क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है, यानी व्यापक होता है। क्या होता है? विस्तृत होता है। निर्माण कैसे होता है? साथियों, अनुबंध का निर्माण करार से होता है। निर्माण कैसे होता है? अनुबंध का निर्माण कैसे हो रहा है? करार से हो रहा है। और इस करार का निर्माण कैसे हो रहा है?
करार का निर्माण प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति से हो रहा है। करार कैसे बन रहा है? प्रस्ताव और स्वीकृति से बन रहा है। पांचवा अंतर है दायित्व। साथियों, जो अनुबंध है इनमें दायित्व होना जरूरी है। अनुबंध में दोनों पक्षकारों के बीच वैधानिक दायित्व उत्पन्न होने पर उन्हें पूरा करना आवश्यक है। दायित्व यानी कि जो भी करार हुआ है उसको पूरा करना पड़ेगा। उसमें जिसकी जो लायबिलिटीज है, जो दायित्व है, वो उसको पूरा करेंगे। लेकिन ठहराव जब तक वैध नहीं हो जाता तब तक उससे किसी भी पक्षकार पर दायित्व नहीं उत्पन्न होता। यानी वैधानिक में तो करेंगे लेकिन अवैधानिक करार में किसी प्रकार का कोई भी दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। तो साथियों, छठवां है उत्पत्ति। उत्पत्ति, अनुबंध की उत्पत्ति ठहराव से होती है। अनुबंध कैसे उत्पन्न हो रहा है? करार से। किससे उत्पन्न हो रहा है? करार से हो रहा है। और करार किससे उत्पन्न हो रहा है? करार की उत्पत्ति किससे हो रही है? करार की उत्पत्ति अनुबंध से नहीं होती है, अतः सभी करार अनुबंध नहीं होते हैं। क्लियर हुआ साथियों अंतर? हमने आपको अंतर बता दिया। अब कुछ टिप्पणियों पर नजर डालेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए जानना जरूरी है कि शून्य करार क्या होता है, शून्यकरण संविदा क्या होती है। ये सारी चीजें हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले शून्य करार। शून्य करार क्या होता है, फिर हम आपको बताएंगे शून्यकरण संविदा क्या होती है, शून्यकरणीय संविदा क्या होती है, ये भी हम आपको बताएंगे शून्यकरणीय संविदा क्या होती है। तो सबसे पहले शून्य करार। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 के अनुसार विधि द्वारा अपरिवर्तनीय करार शून्य कहलाते हैं। एक होते हैं परिवर्तनीय और एक होते हैं अपरिवर्तनीय। परिवर्तनीय यानी जो चैलेंजेबल हैं, जो दायित्व पूरा करना ही पड़ेगा, और अपरिवर्तनीय जो कि अवैध होते हैं। तो शून्य करार क्या कहला गए हैं? जो अपरिवर्तनीय करार है। अपरिवर्तनीय करार जो परिवर्तनीय नहीं है, ऐसे करार क्या है? शून्य करार कहलाएंगे। अर्थात ऐसा करार जो विधि द्वारा परिवर्तन में न लाया जाए उसे शून्य करार कहा जाएगा। ए और बी विवाह न करने का करार करते हैं तो यह करार शून्य होगा, क्योंकि यह विधि द्वारा परिवर्तन में नहीं लाया जा सकता। ए और बी ने करार किया, किस चीज का करार किया? कि वह विवाह नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार का करार चैलेंजेबल नहीं है, विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ऐसे करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है उनको शून्य करार कहा जाता है। यह साथियों शून्य करार हो गया। अब हम आपको बता दें शून्यकरण संविदा क्या होती है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। शून्य करार हो गया, अब पढ़ लेते हैं शून्यकरणीय संविदा क्या है। शून्यकरणीय संविदा, इसके बारे में जानना जरूरी है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 के अनुसार जो कोई करार जो कि उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर परिवर्तनीय है, पर दूसरे पक्षकार अथवा पक्षकारों के विकल्प पर परिवर्तनीय नहीं है, शून्यकरण संविदा है। शून्यकरण संविदा से तात्पर्य ऐसी संविदा से है जो पक्षकारों के एक या ज्यादा के विकल्प पर परिवर्तनीय है। जब किसी करार के प्रति सहमति दबाव या मिथ्या रूप से प्राप्त की गई है तो उस व्यक्ति के विकल्प जिसकी सहमति से इस तरह प्राप्त की गई है पर यह करार शून्यकरणीय संविदा होगा, और उस पक्षकार को जिसकी सहमति इस तरह प्राप्त की गई है यह अधिकार होगा कि वह करार पैदा होने वाले आभार का पालन करने से इंकार कर दे।
शून्य करणीय संविदा उस समय तक पूर्णतः वैध होती है जब तक कि इसको अमान्य करने का हकदार व्यक्ति अपने विकल्प के प्रयोग द्वारा करार को अमान्य नहीं करता। लेकिन जब वह व्यक्ति करार का अमानन इस प्रकार करता है तो करार शून्य हो जाता है। साथियों देखिए, इसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, शून्यकरण, मान लीजिए कोई करार हुआ और वह वैध है, अनुबंध बना, लेकिन इसमें एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब किसी करार के प्रति सहमति, ये जो करार बना इसमें जो सहमति ली गई है, करार में सहमति का होना आवश्यक है। सहमति कैसे ली गई है? सहमति दबाव, मिथ्या, झूठ बोल करके दबाव बनाकर प्राप्त की गई है। तो यहां पर जिस व्यक्ति से सहमति ली गई है उसके पास विकल्प है। क्या है? उसके पास विकल्प है कि उसको क्या कर सकता है? चैलेंज कर सकता है, उसको करार से पैदा होने वाले आभार का पालन करने से इंकार कर दे, इस प्रकार का विकल्प होता है। तो इस प्रकार की संविदा शून्यकरणीय संविदा कहलाती है। साथियों अब हम आपको बताएंगे शून्य संविदा क्या है। शून्य संविदा, देखिए शून्य करार हो गया, अभी हमने शून्य करार पढ़ा, अब हम शून्य संविदा पढ़ रहे हैं। भारतीय संविदा भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 2 के अनुसार जो संविदा है जो कि विधि द्वारा परिवर्तनीय होने से परिवृत हो जाती है तब शून्य हो जाती है, जबकि वह परिवर्तनीय होने से परिवृत हो जाती है। साथियों फिर से समझिए इस चीज को, ये कह रही है कि जब संविदा जो कि विधि द्वारा परिवर्तनीय होने से परिवृत हो जाती है तब वह शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है? परिवृत हो जाती है। साथियों शून्य संविदा कानून द्वारा लागू नहीं होती है। शून्य संविदा एक ऐसा समझौता होता है जिसे कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। यह शुरू से ही अमान्य होता है और इसे लागू करने के लिए कोई कानूनी उपाय नहीं होता है। शून्य संविदा को कानून द्वारा मान्यता नहीं मिलती है। शून्य संविदा में किसी भी पक्ष का कोई कानूनी दायित्व नहीं होता है। शून्य संविदा में कोई वैधता नहीं होती है। शून्य संविदा को न्यायालय लागू नहीं करता। शून्य संविदा में कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता। उदाहरण, अगर अनुबंध के किसी पक्ष की मौत हो जाती है तो यह संविदा शून्य हो जाती है। अगर किसी अनुबंध में कोई ऐसी शर्त शामिल है जो कानून के मुताबिक वैध नहीं है तो भी यह संविदा शून्य हो जाती है। अगर किसी अनुबंध में कोई ऐसा तत्व शामिल है जो बाद में असंभव हो जाता है तो भी संविदा शून्य हो जाती है। तो साथियों जिससे आपकी संविदा हो रही है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वह संविदा शून्य हो जाती है। अगर किसी अनुबंध में कोई शर्त शामिल है जो कानून के मुताबिक वैध नहीं है तो भी संविदा शून्य हो जाती है। अगर किसी अनुबंध में ऐसी कोई तत्व शामिल है जो असंभव हो जाते हैं तो भी संविदा क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। तो साथियों शून्य संविदा आपको क्लियर हो गई होगी, हमने आपको क्लियर कर दी है। अब हम आपको बताएंगे शून्य और शून्यकरणीय संविदा में क्या अंतर है। यहां हम बताएंगे आपको शून्य और शून्यकरणीय संविदा में क्या अंतर है। अभी हमने आपको पहले शून्य करार बताया, फिर हमने आपको शून्यकरणीय संविदा बताई, फिर हमने आपको शून्य संविदा बताई। अब हम आपको बताएंगे शून्य, देखिए शून्य संविदा और शून्यकरणीय संविदा। इन दोनों में क्या अंतर है ये हम आपको बताएंगे। साथियों पहला अंतर है शून्य संविदा विधि के प्रभाव से रहित होती है। कैसी रहती है? विधि के प्रभाव से रहित होती है। पहले शुरू से ही उसको अमान्य घोषित कर दिया जाता है। इसमें पक्षकारों के मध्य
आभार तथा कर्तव्य की उत्पत्ति नहीं होती है और हर पक्षकार यह दलील दे सकता है कि संविदा परिवर्तनीय नहीं है। यानी कि हमने जो आपको बताई कि शुरू से ही अमान्य होती है। क्या होती है? शुरू से ही इस प्रकार की संविदा क्या होती है? अमान्य होती है, कानून द्वारा मान्यता नहीं मिलती है, कानून द्वारा मान्यता नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। जबकि शून्यकरणीय क्या कह रहे हैं? वहीं शून्यकरणीय संविदा विधि के प्रभाव से रहित नहीं होती है। इसे पक्षकारों में से एक के विकल्प पर अभिपुष्टित या अस्वीकृत किया जा सकता है। अगर पक्षकारों में से एक के विकल्प पर परिवर्तनीय है पर दूसरे पक्षकार के विकल्प पर परिवर्तनीय नहीं है। ये जो शून्यकरण संविदा है, ये इसमें भी दो पक्षकार रहते हैं, ए और बी। क्या है? पक्षकार रहते हैं। इनके बीच जो करार हुआ है, करार जो हुआ है, करार में जो सहमति रहती है, करार में जो सहमति रहती है, मान लीजिए बी ने सहमति धोखे से ए से प्राप्त कर ली, झूठ बोल करके मिथ्या पूर्वक प्राप्त कर ली। जो करार है, करार सही है, कानून द्वारा परिवर्तनीय है, लेकिन जो सहमति है वो अवैध है और यहां ए के पास विकल्प है कि इसको चैलेंज कर सकता है। तो इस प्रकार का जो करार होगा वो क्या माना जाएगा? शून्यकरणीय संविदा मानी जाएगी। क्लियर हुआ साथियों? अब अगला अंतर है, ये नंबर 1 हो गया। ए क्या हो गया? नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या है? संविदा शून्य तब होती है जब वह अनैतिक, असंभव या लोक नीति के विरुद्ध, बिना प्रतिफल के या किसी नाबालिग के साथ की गई है। अब साथियों, संविदा शून्य कब होगी? हमने आपको बताया है पहले भी कि वैध संविदा यानी वैध अनुबंध के लक्षण, संविदा मीन्स अनुबंध, संविदा शून्य कब होगी? कब होगी? जब वह अनैतिक हो, असंभव हो, लोक नीति के विरुद्ध हो, अनैतिक हो, असंभव हो, लोक नीति के विरुद्ध हो और किसी नाबालिग के साथ की गई हो। नाबालिग यानी 18 वर्ष से कम आयु के किसी नाबालिग के साथ की गई हो। तो इस प्रकार का जो भी अनुबंध है वो शून्य होगा। वहीं संविदा शून्यकरणीय उसी हालत में होती है जब करार हेतु सहमति अनुचित प्रभाव, मिथ्या, व्यपदेशन या कपट द्वारा ली गई। यह कब होगी शून्यकरण? जब सहमति, शून्यकरण में खेल है सहमति का। सहमति कैसी ली गई है? मिथ्या, कपट पूर्वक ली गई है तो शून्यकरण होगी। शून्य संविदा को संविदा के दोनों पक्षकार अपनी सहमति द्वारा मान्य नहीं बना सकते तथा न ही इसके अवैधानिक स्वरूप को बदल सकते हैं। जो शून्य संविदा है, जो शुरू से मान्यता प्राप्त नहीं है, इसको वह मान्यता प्राप्त नहीं बना सकते। जो एक बार अवैधानिक हो गई तो हो गई। अगर इस प्रकार की संविदा अवैध है तो अवैध है, फिर इसको वैध नहीं बना सकते हैं। वहीं शून्यकरण संविदा को दो पक्षकारों में से एक के विकल्प पर मान्य संविदा का स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। अगर जो दो पक्षकार हैं, दोनों में से एक पक्षकार स्वीकार करता है तो उसको मान्य संविदा के रूप में स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। चौथा है, शून्य संविदा में क्योंकि विधि का प्रभाव नहीं होता है, इस कारणवश इसका स्वरूप आरंभ से अंत तक शून्य होता है। आरंभ से अंत तक प्रभाव कैसा रहता है? शून्य रहता है। क्यों शून्य रहता है? क्योंकि इसमें विधि तो रहती ही नहीं है, इसलिए शून्य रहता है। वही शून्यकरणीय संविदा का स्वरूप शुरू में तो मान्य रहता है जब तक कि वह पक्ष जिसे संविदा को शून्य घोषित करने का अधिकार प्राप्त है शून्य घोषित ना कर दे। साथियों, ए और बी शुरू से क्या रहता है? वैध रहता है, करार। ठीक, जैसे ही एक पक्षकार को पता चलता है कि जो करार किया गया है वह धोखे से, छल कपट पूर्वक किया गया है, तो वहां पर फिर एक पक्षकार उसको शून्य घोषित करा सकता है कि इस प्रकार का जो करार है वह मिथ्या, व्यपदेशन, कपट पूर्वक ली गई है। पांचवा, क्योंकि शून्य संविदा का वैधानिक प्रभाव पूर्णतः शून्य होता है, ऐसी संविदा के अंतर्गत प्राप्त वस्तु का हस्तांतरण
तीसरे पक्ष को नहीं किया जा सकता। वहीं शून्यकरण संविदा के अंतर्गत प्राप्त वस्तु को तीसरे पक्ष को हस्तांतरण किया जा सकता है। शर्त यह है कि इस अधिकार प्राप्त पक्ष ने संविदा को शून्य बना दिया हो। साथियों, ये हमने आपको अंतर बता दिया। अंतर क्या है? अब हम आपको शून्य तथा अवैध करार में अंतर बताएंगे। शून्य तथा अवैध करार में क्या अंतर है? अभी हमने संविदा यानी अनुबंध के बारे में बता दिया। अब हम आपको बताएंगे शून्य करार और शून्य अवैध में अंतर। शून्य करार और अवैध करार में अंतर। साथियों, शून्य शब्द अवैध से संकुचित है, अतः कहा जा सकता है कि सभी शून्य करार अवैध नहीं होते हैं। शून्य शब्द अवैध से संकुचित है, यानी जो शून्य करार है, ये जो करार हो रहे हैं, करार शून्य हो सकते हैं लेकिन सभी करार अवैध नहीं हो सकते हैं। मतलब जो करार हो रहे हैं यहां पर, अगर वह सामाजिक करार हैं तो वो शून्य होंगे, क्योंकि उसमें क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अवैध करार, अवैध शब्द शून्य शब्द से ज्यादा व्यापक है, इसलिए कहा जा सकता है कि सभी अवैध करार शून्य होंगे। जितने भी अवैध करार होंगे सभी के सभी शून्य होंगे। क्या होंगे? सभी के सभी शून्य होंगे। इसका क्षेत्र संकुचित है। क्या है? शून्य करार का क्षेत्र क्या है? संकुचित है। सभी शून्य करार, सभी जितने भी करार हैं जो कि शून्य है, वह अवैध नहीं है। क्या है? अवैध नहीं है। अवैध का मतलब विधि द्वारा जो वैध नहीं है। लेकिन अगर अवैध करार जो भी है वो सभी के सभी शून्य हैं। पक्षकार द्वारा शून्य करार किया जाना अपराध नहीं माना जाता तथा पक्षकार दंडित नहीं हो सकते। इसमें अगर कोई करार हुआ है जो कि शून्य है, उसको अवैध नहीं माना जा सकता। अवैध नहीं माना जा सकता, ना ही दंडित किया जा सकता। परंतु अवैध करार करना एक अपराध है। अवैध करार करना भी एक अपराध है जिसमें विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है। शून्य करार से समपार्श्विक व्यवहार परिवर्तनीय होते हैं, जबकि अवैध ठहराव से समपार्श्विक व्यवहार परिवर्तनीय नहीं होते हैं और व्यर्थ होते हैं। साथियों, ये हमने आपको शून्य करार तथा अवैध करार में अंतर बता दिया। अब हम आपको बताते हैं विवक्षित संविदा क्या होती है। ऐसी संविदा है जिसमें शर्तों की घोषणा ना तो मौखिक रूप में की गई हो, ना ही लिखित रूप में, लेकिन पक्षकारों के आचरण अथवा व्यवहार से जिनका अनुमान किया जाता है। विवक्षित संविदा यानी विवक्षित अनुबंध होते हैं, जैसे ट्रॉम या गाड़ी में बैठना, वजन लेना, वजन लेने वाली स्वचालित मशीन पर पांव रखना। तो इस प्रकार की संविदाएं क्या कहलाती हैं? विवक्षित संविदाएं कहलाती हैं। साथियों, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे स्वीकृति और प्रस्ताव के बारे में। प्रस्ताव के विखंडन की रीतियां कौन कौन सी होती हैं, प्रस्ताव की संसूचना कब पूर्ण होती है। फिर हम आपको बताएंगे अयोग्य घोषित व्यक्ति क्या होता है। साथ ही साथ सहमति के बारे में भी बात करेंगे। उत्पीड़न का क्या अर्थ है यह भी बताएंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।